मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों और दैनिक विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को बच्चों जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। चलिए बच्चों, फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी हमारे पढ़ने वाले अध्ययन विद्यार्थी हैं उनमें सभी को शेयर कर दीजिए ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरम्भ किया जा सके। हम लोग संज्ञा के ऊपर चर्चा कर रहे थे और संज्ञा के अंदर हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। और आज जो है हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे ही रोज की तरह दो लाइनें लेके आता था, आज भी हैं। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो आज का जो शुभ विचार है, ये जो प्रेरणा शोध पंक्तियां हैं, ये कबीरदास जी की हैं। इस संज्ञा के ऊपर हम लोग थे। संज्ञा के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं? तो 5 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक, भाववाचक। और चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। और लास्ट जो है 5वां आ जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के ऊपर चर्चा कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक के ऊपर। तो चौथा नंबर डाल लीजिए, द्रव्यवाचक। आइए इसके ऊपर जानते हैं, द्रव्यवाचक को समझते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नंबर 4 जो आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा की? जिस संज्ञा शब्दों से, लिखते चलिए, जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध, द्रव्य का बोध हो, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह देते हैं। एक चीज और लिखना, इसके अंतर्गत नापतोल करने वाली वस्तुएं आती हैं। नापतोल करने वाली वस्तुएं समाहित होती हैं। हमने क्या सीखा द्रव्यवाचक संज्ञा से? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, उसे हम क्या कह देते हैं? तो द्रव्यवाचक कह देते हैं। इसके अंतर्गत नापतोल करने वाली वस्तुएं आ जाती है। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको नोट करते रहो, कॉपी और पेन लेके बैठना, प्रॉपर जो है नोट्स को बनाते चलना, लिखते चलना। इसको नोट कर लो, फिर मिटा के जो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे सोना चांदी, सोना चांदी, पीतल, लोहा, सोना चांदी, पीतल, लोहा, है ना, तांबा, ये सब किस में आ जाता है? तो ये ठोस पदार्थ में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये ठोस पदार्थ में आ जाता है।
इसी के नीचे और एग्जांपल ले लो। और एग्जांपल है तेल पानी घी दही। तेल पानी घी दही। तेल पानी घी दही ये जो है द्रव्यवाचक पदार्थ हो जाते हैं। द्रव्य है ना, ये जो है द्रव्य पदार्थ हो जाते हैं। द्रव्य पदार्थ हो जाते हैं। इसके अंदर और एग्जांपल ले लीजिए। ऑक्सीजन, धुआं ऑक्सीजन या वायु, लिखते चलिए। धुआं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह लो या वायु कह लो, जो कहना है वो कह लो, ऑक्सीजन या वायु। हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या सीखा कि इसका एग्जांपल जो है सोना चांदी पीतल लोहा तांबा ही का है, तो ये ठोस पदार्थ। इसी के नीचे और एग्जांपल हमने तेल पानी घी दही, ये क्या है, ये द्रव्य पदार्थ है। धुआं ऑक्सीजन वायु, ये क्या है, धुआं ऑक्सीजन वायु, ये जो है गैसीय पदार्थ। ये क्या है, गैसीय पदार्थ। अब द्रव्यवाचक तो हमने पढ़ लिया, अब मतलब इसका निचोड़, अब इसको कैसे समझे, और परीक्षा में समय कम रहता है। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने का एक तरीका यह है कि जिस भी किसी संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, या फिर ऐसे कह लीजिए जहां पर मापने तोलने वाली वस्तुएं आती हैं, वहां पर क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। अच्छा, दो लाइन में लेके जाओ, एक ही लाइन में इसको हम पूरा कर देते हैं। ऐसा समझना किसी शब्द में नाप तोल करने वाली वस्तुएं समाहित हो, या फिर ठोस द्रव गैस गैसीय पदार्थ की जो है शब्द वाले शब्द जो है वो समाहित हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। भाई कहने का मतलब मेरे ये है, या तो नाप तोल करने वाली वस्तुएं आएंगी ऐसे शब्द मिलेंगे, और नहीं तो ठोस द्रव गैस वाले शब्द मिलेंगे। तो अगर ऐसे शब्द यहाँ पर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, किसी को भी अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो बच्चों कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट के थ्रू हम जो है आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो हमने जो है पढ़ लिया यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद से 5वां नंबर का आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। 5वां नोट करते चलो, लिखते चलो। 5वां जो है आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। 5वां जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक का मतलब होता है समूह, झुंड या भीड़ का जो बोध कराए, वहां पर क्या हो जाता है, तो समूहवाचक हो जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन है संज्ञा शब्द किसी के समूह के, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द किसी के संज्ञा शब्द किसी के समूह के नाम का बोध कराए, समूह के नाम का बोध कराए, तो वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ समूह वाचक संज्ञा हो जाता है। समूह वाचक संज्ञा हमने क्या सीखा? संज्ञा शब्द किसी के समूह के नाम का जहाँ बोध कराए, वहाँ समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे भीड़ की बात होगी, जहाँ समुदाय का बात होगा, ढेर सारे लोग होंगे, इकट्ठा होंगे, झुंड होगा, वहीं पर जो है क्या हो जाता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। आओ इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है, जैसे हो गई टीम सभा समिति, टीम सभा समिति, टीम सभा समिति, आयोग परिवार, आयोग परिवार, पुलिस सेना, पुलिस सेना, है ना, समिति, अधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी, आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा, है ना, आर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा,
इसमें भी समूह होता है उन लोगों का। और जो है टी सेट आदि ले लो, जो है क्या होता है, इनका समूह होता है। इसमें और भी समाहित है जो कि अभी हम लोग एग्जांपल और करेंगे। समझने के लिए अभी इतना बताया गया है। क्या है दोस्तों खांसी आ रही है, सॉरी बच्चों। समूहवाचक संज्ञा में जो है संज्ञा शब्द किसी के समूह के नाम का बोध कराए, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। अर्थात यूँ समझ लो, जहां पर ढेर सारी भीड़ हो, जहां पर झुंड हो, समुदाय हो, वहीं पर समूहवाचक हो जाता है। जैसे यहाँ पर टीम, तो टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, इसमें ढेर सारे व्यक्तियों का होना पड़ता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समूह हो जाएगा, इनका भी समूह हो जाता है। सभा भी एक व्यक्तियों से नहीं बनती, ढेर सारे व्यक्ति, अर्थात वहाँ पर भी समूह हो जाएगा। समिति का भी ठीक यही है। आयोग का भी वही है। परिवार भी किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे परिवार का होना, अर्थात यहाँ पर भी समूह है। उसी प्रकार से पुलिस का भी हो जाता है, सेना का भी हो जाता है, अधिकारी का भी हो जाता है, कर्मचारी का भी हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा, टी सेट आदि वगैरह, इन सभी का क्या हो जाता है, तो समूह हो जाता है। और भी इसके अंदर एग्जाम्पल समाहित हैं, आओ उस एग्जाम्पल को भी पढ़ के देख लेते हैं, समझ लेते हैं और भी कितने एग्जाम्पल इसके अंदर है। जैसे और लिख लो एग्जाम्पल में, और लिख लो नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, फूलों अंगूरों पूंजियों का गुच्छा, फूलों अंगूरों पूंजियों का गुच्छा। और आ जाता है इसमें केले का घौन, और क्या आ जाता है, और आ जाता है अनाजों का ढेर, और आ जाता है ऊँटों यात्रियों का काफिला, चोर डाकुओं लुटेरों पॉकेट मारो, लिखते चलो, चोर डाकुओं लुटेरों पॉकेट मारो, है ना। अपराधियों का गिरोह, ये सब क्या आ जाता है, अपराधियों का गिरोह, ये सब क्या आ जाता है, तो इसमें सब में जो है समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। देखो नक्षत्रों का भी मंडल है, तारों का पुंज है, जो है फूलों अंगूरों पूंजियों का गुच्छा है, केले का घुंड है, अनाजों का ढेर है, ऊँटों यात्रियों का जो है काफिला है, चोर डाकू लुटेरों पॉकेट मारो अपराधियों, इन सभी का क्या होता है, तो समूह होता है। किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं बनते, ये एक समुदाय का बोध कराते हैं, एक भीड़ बनाते हैं, एक झुंड की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से चलो इसको नोट कर लो। अगला हम लोग सीखते हैं संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, जिसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इसको हम बनाना सीखेंगे, इसको नोट कर लो, मिटाते हैं फिर आगे। अगला जो है संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, इसके अंदर आ जाता है व्यक्तिवाचक से, है ना, व्यक्तिवाचक से या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में।
संज्ञा के रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, अर्थात इसका एग्जाम्पल है आज के युग में। एग्जाम्पल ले लो पहला, आज के युग में, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। देखो हमें बनाना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। कैसे हुआ है इसको अभी हम सिद्ध करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इस पर विचार करते हैं। देखो इस पंक्तियां, इस लाइन में क्या लिखा है, आज के युग में हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर कहोगे जो हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र नाम है, और कहोगे नाम है तो सर जो है व्यक्तिवाचक, हाँ ठीक है नाम है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन पूरी लाइन पढ़ने के बाद से इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है पूरी लाइन पढ़ लेने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा है, हरिश्चंद्रों मतलब सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना हो, किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है, इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। क्या समझे कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम के बारे में नहीं बताया गया है, किसी विशेष जो है व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पर जो है सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है, अर्थात यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा शुक्ल जी, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, शुक्ल जी नहीं, देश को हानि जयचंदों से होती है। ये देखो, देश को हानि जयचंदों से होती। ये दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि देश को हानि जो है जयचंदों से होती है। यहाँ पर भी जयचंद जो है नाम तो है, लेकिन यहाँ पूरी लाइन को पढ़ने के बाद से यहाँ पर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है। भाई जयचंद तो नाम है, लेकिन पूरी लाइन को पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि देश को हानि जयचंदों से होती है। तो यहाँ पर जयचंद का जो अर्थ है वहाँ विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया। ऐसे करके लिख लो, यहाँ पर जयचंद किसी व्यक्ति का नाम ना हो, किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक। इस प्रकार से क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमने जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इस दौरान अध्ययन अध्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो फिर हम कह रहे हैं कि वो बच्चा या बच्ची कमेंट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अभी हमने क्या सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक, अब जातिवाचक का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक के रूप में सीखेंगे। हेडिंग डाल दो, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, मिटा दो इसको। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, लिखते चलो
इसमें दूसरा जाति वाचक संज्ञा का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में संज्ञा के रूप में। इसका एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। एग्जाम्पल एक ले लो, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। मानस की रचना। यहाँ पर गोस्वामी किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर रामचरितमानस किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो है गोस्वामी किसी जाति का बोध न कराते हुए किसी व्यक्ति अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ये बता रहा है। अर्थात ऐसे आप इसको जो है लिख लो, यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी का बोधक है। तुलसीदास का बोधक समझने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी और रामचरित से क्या समझ में आ रहा है? गोस्वामी मतलब और रामचरितमानस कौन लिखा? तुलसीदास। तो गोस्वामी और रामचरितमानस ये दोनों शब्द से इशारा कहाँ जा रहा है? तो तुलसीदास जी के ऊपर आ रहा है। जब तुलसीदास जी के ऊपर आ रहा है तो गोस्वामी जो है यहाँ पर किसी जाति का नाम न होकर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सूचित कर रहा है या जो है संकेत कर रहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का ये बोधक है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। एक एग्जाम्पल और ले लो, इसी में शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, है ना? एक शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ पर भी शुक्ल जी किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है, किसी जाति का बोधक न होकर, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बोधक। यहाँ पर देखो शुक्ल और हिंदी साहित्य, तो शुक्ल और हिंदी साहित्य को लिखने वाले कौन होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पर शुक्ल जो है किसी जाति का बोध न कराते हुए व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है। इसी प्रकार से ये जो है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। लिख लो यहाँ पर भी, यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? तो ये जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया। इस तरह से बच्चों आपका संज्ञा का चैप्टर भी आज जो दी एंड हो जाता है। हमने क्या सीखा? संज्ञा के अंदर संज्ञा के जो है मुख्य 3 वेद हो जाते हैं, अर्थ के आधार पर 5 वेद हो जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना, जातिवाचक जाना, भाववाचक जाना। आज जो है अर्थ के आधार पर जो है 5 वेद हो जाते हैं, जिसमें 3 हमने पढ़ लिया था, 2 आज पढ़े। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक पढ़े। उसके बाद से व्यक्तिवाचक से जो है जातिवाचक संज्ञा बनाया और जातिवाचक से जो है व्यक्तिवाचक हमने सीखा। तो आज जो है संज्ञा का भी चैप्टर खत्म हो जाता है। कल की क्लास में जो है नया चैप्टर या नया सेशन हम लोग शुरुआत करेंगे।
और जो है आप लोग बच्चों जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक से पढ़ते हो तो उससे जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि नित्य जो है अपने चैप्टर के ऊपर पकड़ बनी रहे। और धीरे धीरे सही जो है एक एक कदम बढ़ते रहिए, चलते रहिए, जो है अंततः नैया पार होनी ही होनी है। तो रुकना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते ही रहना है। तो जो है आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही कोई कहानी है, ना ही कुछ ऐसा है। फिर जो है अगली क्लास में हम आएंगे तो जो है नए उमंग और नए जोश के साथ आएंगे, जिसमें आपको कुछ हम सुनाएंगे, बताएंगे, और उस पर जो है आगे आने वाले चैप्टर पर चर्चा होगी, करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर जो है दी एंड करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।